व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, कक्षा 12वीं। उत्पादन तथा लागत, अध्याय 3। पिछले अध्याय में हमने उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया। अब इस अध्याय में हम उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। एक उत्पादक या फर्म को एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। उत्पादक एक फर्म, फैक्ट्री हो सकती है या एक कृषक हो सकता है और विभिन्न साधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। तो यहाँ एक उत्पादक या फर्म को एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और उत्पादक एक फर्म, फैक्ट्री हो सकती है या एक कृषक भी हो सकता है और विभिन्न साधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। अब आप देखेंगे पुस्तक में आगत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आगत यहाँ पे अपन बोलेंगे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल इत्यादि का प्रयोग करता है। इन्हें आगत या इनपुट कहते हैं। आगत यानी लगना, उपयोग करना आगत है। अब इसको आप नोट कर लेंगे, ये नए शब्द हैं। आगत अपन किसको कहेंगे? श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल इत्यादि का प्रयोग करता है। इन्हें आगत या इनपुट कहते हैं। आगत से मतलब लगना, यानी लगना, उसका उपयोग करना, ये आगत है। अब इन आगतों के मेल से लिख लेंगी आप। अब इन आगतों के मेल से जो माल तैयार होता है उसे निर्गत कहते हैं। ये नए शब्द हैं, फिर से लिखो इसको, देखो। इन आगतों के मेल से जो माल तैयार होता है उसे निर्गत यानी आउटपुट कहते हैं। अभी अपन ने ऊपर आगत इनपुट और निर्गत आउटपुट, ध्यान से इसको लिख लेंगी। ये दोनों शब्दों पे ही पूरे अपनी चैप्टर का सार है। यानी इनपुट को आउटपुट में तैयार करना है। इनपुट को आउटपुट में तैयार करना है। अब फर्मों द्वारा तैयार माल, भूमि, कच्चा माल का प्रयोग करके निर्गत तैयार करता है। यानी एक फर्म क्या करता है? भूमि का प्रयोग करता है, कच्चे माल का प्रयोग करता है और निर्गत तैयार होता है। निर्गत यानी निर्गत जो वस्तु तैयार हुई या बनी उसका उपभोग उपभोक्ता करता है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि माल का प्रयोग करके निर्गत तैयार करता है और निर्गत से जो वस्तु तैयार हुई या बनी उसका उपभोग उपभोक्ता करता है। और बहुत सारी वस्तुएं एक कंपनी के लिए इनपुट है तो दूसरे के लिए आउटपुट है। बहुत ध्यान रखेंगी आप कि बहुत सारी वस्तुएं एक कंपनी के लिए इनपुट है तो दूसरे के लिए आउटपुट है। अब किसान के लिए गेहूं आउटपुट यानी निर्गत है तो वही वस्तु बेकरी वाले के लिए आगत इनपुट है, इसके लिए कच्चा माल है। यानी किसान के लिए गेहूं आउटपुट निर्गत है तो वही वस्तु बेकरी वाले के लिए आगत इनपुट है या उसके लिए कच्चा माल है। अब प्रारंभ करने के लिए हम कुछ सरल मान्यताएं लेकर चलते हैं कि उत्पादन तात्कालिक है, आगतों के संयोग और निर्गतों के उत्पादन में कोई समय नहीं बीतता। उत्पादन और पूर्ति शब्दों को यहाँ समानार्थी मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे उत्पादन लागत है ना। तो उत्पादन लागत आगतों को प्राप्त करने के लिए जो एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है और आगतों के लिए मशीन चाहिए, कच्चा माल चाहिए, पानी, बिजली चाहिए। इसके लिए जो खर्च होता है या जो कीमत देता है उसको हम जोड़ देते हैं और उसे हम उत्पादन
लागत कहते हैं। अब जो निर्गत उत्पन्न हो जाता है, फर्म उसे बाजार में बेच देती है। यानी जो निर्गत उत्पन्न हो जाता है, फर्म उसे बाजार में बेच देती है और आगम प्राप्त करती है। अब ये तीसरा शब्द क्या आ गया? आगम। और उसे आगम को लागत से घटा देते हैं और जो बचता है उसे लाभ कहते हैं। और हम यह मानते हैं कि फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। यानी कम लागत लगाकर अधिकतम लाभ कमाना चाहेगा। कोई भी फर्म या कारखाना या कोई भी कृषक कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा। आगम तथा लागत के बीच के अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं। अब हम आगतों और निर्गतों के बीच संबंध क्या है, तो हम फर्म के लागत ढांचे पर विचार करेंगे ताकि उसे उस उत्पादन को ज्ञात कर सकें जिस पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। फिर हम देखेंगे उत्पादन फलन। आगे बढ़ेंगे। उत्पादन फलन। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? उत्पादन फलन एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। कम से कम लागत से अधिक निर्गत प्राप्त करने के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। लिख लेंगे इसको। उत्पादन फलन एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। कम से कम लागत से अधिक निर्गत प्राप्त करने के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब हम एक उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे। हम मान लेते हैं कि एक कृषक गेहूं का उत्पादन करने के लिए दो निर्गत यानी भूमि तथा श्रम का उपयोग करता है। एक उत्पादन फलन हमें गेहूं की उस अधिकतम मात्रा को बताता है जो दी गई भूमि की मात्रा के उपयोग तथा दिए गए श्रम घंटों में काम कर उत्पन्न कर सकता है। मान लीजिए वह अधिकतम 2 टन गेहूं उत्पन्न करने के लिए एक दिन में 2 घंटे काम करता है और वह 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करता है। अतः वह फलन जो इस संबंध को व्यक्त करता है उत्पादन फलन कहलाता है। फिर से आप देख लेंगी। मान लीजिए वह अधिकतम 2 टन गेहूं उत्पन्न करने के लिए एक दिन में 2 घंटे काम करता है और वह 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करता है। अतः वह फलन जो इस संबंध को व्यक्त करता है उत्पादन फलन कहलाता है। और इस संबंध के रूप का एक उदाहरण यह भी हो सकता है कि Q बराबर K गुणित L। यहाँ Q उत्पन्न गेहूं की मात्रा है, K हेक्टेयरों में भूमि का क्षेत्रफल है और L एक दिन में किए गए काम के घंटे हैं। तो उत्पादन फलन का इस प्रकार का वर्णन हमें आगत और निर्गतों के मध्य सही संबंध को बताता है। यानी उत्पादन फलन का इस प्रकार का वर्णन हमें आगत और निर्गत के मध्य सही संबंध को बताता है। अब श्रमिक को बढ़ाए या भूमि को बढ़ाए तो उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। यदि K अथवा L किसी में भी वृद्धि होती है तो Q में भी वृद्धि होगी और किसी भी K के लिए केवल एक Q होगा। तो परिभाषा अनुसार हम निर्गतों के किसी भी स्तर पर
अधिकतम आगतों को लेते हैं। एक उत्पादन फलन आगतों के कुशल उपयोग का अध्ययन करता है। कुशलता से अभिप्राय है निर्गतों के उसी स्तर से और अधिक उत्पादन संभव नहीं है। फिर देखते हैं हम प्रौद्योगिकी ज्ञान। तो निर्गतों के अधिकतम स्तरों को निर्धारित करता है, जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोगों में वृद्धि से प्राप्त होने वाले निर्गत के अधिकतम स्तरों को प्राप्त की जा सकती है। यदि प्रौद्योगिकी में सुधार होता है तो विभिन्न आगत संयोगों में वृद्धि से प्राप्त होने वाले निर्गतों के अधिकतम स्तरों को प्राप्त की जा सकती है। तब हमें एक नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होता है। और उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन आगतों का उपयोग करती है वह उत्पादन का कारक कहलाते हैं। यानी उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन आगतों का उपयोग करती है वे उत्पादन का कारक कहलाते हैं। अब अपने अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने ही विभिन्न आगतों का प्रयोग कर सकती है। हमारे उत्पादन के लिए दोनों आगत आवश्यक हैं। यदि कोई आगत शून्य हो जाती है तो कोई भी उत्पादन नहीं होगा। दोनों सकारात्मक आगतों के साथ निर्गत सकारात्मक होगा। जैसे जैसे हम किसी आगत की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं तो निर्गत में भी वृद्धि होती जाती है। अब हम देखेंगे अल्पकाल तथा दीर्घकाल, है ना। तो अल्पकाल से अपना क्या संबंध होता है? अल्पकाल उस समय अवधि को कहते हैं जिनमें उत्पादन के कुछ साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अल्पकाल से मतलब हो जाता है कि हमारे पास बहुत कम समय है। तो अल्पकाल उस समय अवधि को कहते हैं जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ये साधन कौन से हैं? मशीन, पूंजी, उपकरण, फैक्ट्री की इमारत, उच्च प्रबंध अधिकारी इत्यादि। इनमें कमी या वृद्धि करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है और कारखाने की इमारत का विस्तार करने, नई मशीन को खरीदकर कारखाने में लगाने में समय लगता है। अतः अल्पकाल में ये साधन स्थिर होते हैं और अर्थशास्त्र में इन्हें स्थिर साधन कहा जाता है। इसके विपरीत अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उन्हें अर्थशास्त्र में उत्पादन की परिवर्तनशील साधन कहते हैं और ये साधन है कच्चा माल, श्रमिकों की संख्या, विद्युत इत्यादि। तो फिर हम देखेंगे, मान लेते हैं इसमें कि अल्पकाल में 4 इकाई पर पूंजी स्थिर रहती है और अल्पकाल में छोटे समय की अवधि में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? श्रमिक को बढ़ा सकते हैं। यानी अल्पकाल में हमारे पास समय छोटा होता है तो उस छोटे समय में हम श्रमिक को बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे दीर्घकाल। अब दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन हम कर सकते हैं। अब दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकते हैं, अर्थात दीर्घकाल में कोई भी स्थिर कारक नहीं है। अब दीर्घकाल में अल्पकाल की तुलना में समय लंबा होता है। जैसे एक फर्म में उत्पादन बढ़ाना है तो वहाँ श्रमिक भी बढ़ा सकते हैं और मशीनों की संख्या भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद। तो कुल उत्पाद में क्या होता है? एक फर्म को अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचने से जो कुल धन राशि प्राप्त होती है उसे कुल उत्पाद कहते हैं। अब मान लीजिए हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं तो अन्य आगतों को स्थिर रखते हैं तो उस आगत के विभिन्न स्तरों से निर्गत के विभिन्न स्तर प्राप्त करते हैं। अब एक फर्म या उत्पादक को दिए हुए समय में उसके द्वारा
उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से जो कुल धनराशि प्राप्त होती है उसे फर्म की कुल आय कहते हैं। एक फर्म द्वारा प्राप्त सब बिक्री राशि प्राप्तियों का योग है। फिर औसत उत्पाद फर्म की कुल आय में वस्तुओं की बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। फिर सीमांत उत्पाद, तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। अब एक आगत का कुल उत्पाद क्या होता है? तो यह आगत की सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित किया जाता है। अन्य शब्दों में आगत की प्रत्येक इकाई के अनुरूप यह सीमांत उत्पाद का कुल जोड़ है। फिर हम देखेंगे कि एक आगत का औसत उत्पाद क्या है। एक आगत का औसत उत्पाद क्या है? तो यह आगत का प्रति इकाई उत्पादन है। उत्तर लिख लेंगे, यह आगत का प्रति इकाई उत्पादन है। जब उत्पादन की कुल लागत को उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग दिया जाता है तो औसत लागत प्राप्त होती है। अब एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या है? प्रश्न बनता है इसमें कि एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या है? तो ये परिवर्ती आगत की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त उत्पादन से है जब स्थिर आगतें समान हैं। अब यहाँ ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम तो क्या है? यानी ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम। तो ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम क्या है? तो ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम के अनुसार अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रहने पर यदि एक परिवर्ती साधन के प्रयोग में वृद्धि की जाती है तो एक स्तर के बाद सीमांत भौतिक उत्पाद घटने लगता है। यानी ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम क्या है? ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम के अनुसार अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रहने पर यदि एक परिवर्ती साधन के प्रयोग में वृद्धि की जाती है तो एक स्तर के बाद सीमांत भौतिक उत्पाद घटने लगता है। अब परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है? परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है? तो परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए किसी परिवर्ती साधन की इकाई बढ़ाई जाती है तो कुल भौतिक उत्पाद प्रथम अवस्था में शुरू में बढ़ती दर से बढ़ता है और दूसरी अवस्था में घटती दर से बढ़ता है और तीसरी अवस्था में घटने लगता है। यानी यहाँ क्या होगा कि परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों का प्रयोग को हम स्थिर रखते हैं तो किसी परिवर्ती साधन की इकाई बढ़ाई जाती है तो कुल भौतिक उत्पाद प्रथम अवस्था में शुरू में तो बढ़ती दर से बढ़ता है, अब दूसरी अवस्था में घटती दर से, पहले ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है और दूसरी अवस्था में घटती दर से बढ़ता है और तीसरी अवस्था में घटने लगता है। तो अन्य शब्दों में यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए किसी परिवर्ती साधन की इकाइयाँ बढ़ाई जाती है तो सीमांत उत्पाद प्रथम अवस्था में बढ़ता है, दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद घटता है परंतु धनात्मक रहता है और तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। अब कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, तो इसमें कुल उत्पाद वही अपन जो देखे कि जब अन्य सभी आगत स्थिर रखे जाते हैं तो श्रम विभिन्न मात्राओं से प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न निर्गत स्तरों को दर्शाता है। अब आगे आ जाता है पैमाने का प्रतिफल, तो वो भी दीर्घ काल में हमारे पास लंबा समय होता है
तो हम दोनों कारकों को समान अनुपात में वृद्धि कर सकते या बढ़ा सकते हैं। तो कारकों को स्केल अप किया जाता है। तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल तब होता है जब सभी आगतों के आनुपातिक वृद्धि को तुलना में निर्गत में समानुपाती वृद्धि कम होती है। फिर अल्पकालीन लागत भी अपन ने पहले ही देख लिया। पहले भी अल्पकाल एवं दीर्घकाल के विषय में चर्चा कर चुके हैं अपन। तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, अतः वह स्थिर रहते हैं। और एक फर्म जो स्थिर लागतों को वहन करती है उन्हें कुल स्थिर लागत कहते हैं। और जितनी भी मात्रा का उत्पादन फर्म करती है उसकी लागत फर्म के लिए स्थिर रहती है। और किसी भी आवश्यक स्तर के निर्गत का उत्पादन करने के लिए अल्पकाल में फर्म केवल परिवर्ती आगतों को ही समायोजित कर सकती है। और इसके अनुसार लागत जो एक फर्म इन परिवर्ती आगतों का प्रयोग करने के लिए वहन करती है, कुल परिवर्ती लागत प्राप्त होती है। और परिवर्ती और स्थिर लागतों को सम्मिलित करते हुए हमें एक फर्म की कुल लागत प्राप्त होती है। यानी कुल लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत धन कुल स्थिर लागत। फिर दीर्घकालीन लागत, तो दीर्घकाल में सभी आगम में परिवर्तन होता है। यानी सभी लागत दीर्घकाल में सभी आगत परिवर्त होती है। अब दीर्घकाल लागत वक्रों का आकार, तो दीर्घकाल औसत लागत वक्र एक यू आकार का वक्र है। और यह दीर्घकाल औसत लागत वक्र को नीचे दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अब इसमें देख लेंगे आप, जो प्रश्न है जो पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले स्थिर लागत, तो स्थिर लागत का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। अल्पकाल स्थिर लागतों का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। और परिवर्तनशील लागतों का संबंध अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों से होता है। फिर स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि परिवर्तनशील लागत में क्या होता है, उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर परिवर्तनशील लागतें भी परिवर्तित हो जाती है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, लागतें भी क्या हो रही है, परिवर्तित हो जाती है। अल्पकाल में स्थिर लागत में क्या होता है, अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर भी स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती है। और परिवर्तनशील लागत में अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। फिर कुल लागत में से परिवर्तनशील लागतें घटाने पर स्थिर लागत प्राप्त होती है और कुल लागत में से स्थिर लागत घटाने पर परिवर्तनशील लागतें प्राप्त होती है। फिर एक प्रश्न इसमें आता है जो आपको अपनी पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। तो सबसे पहला, तकनीकी बचतें। उत्पादन की तकनीक में सुधार करने पर जो बचतें प्राप्त होती है उन्हें तकनीकी बचत कहते हैं। और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जब उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है तब इकाई लागत कम आती है। इस प्रकार तकनीकी बचतें हमें प्राप्त होती है। फिर दूसरा, श्रम संबंधी बचतें। तो जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण भी उतना ही अधिक संभव होता है और फलस्वरूप श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। फिर आ जाता है आपका विपणन बचतें।
तो कोई भी फर्म जब उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है तो विक्रय लागतें उस अनुपात में नहीं बढ़ती जितनी प्रति इकाई लागत में कमी हो जाती है। फिर प्रबंधकीय बचतें, तो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर प्रबंध पर होने वाले व्ययों में कमी आती है, जिसे प्रबंधकीय बचतें कहते हैं। प्रबंध के व्ययों को स्थिर रखकर यदि अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो निश्चित रूप से फर्म की प्रति इकाई उत्पादन लागत घटेगी और इससे लागत वक्रों की आकृति यू आकार की होती है। ये आपके इसमें जो परीक्षा में पूछा जाता है उन प्रश्नों का पूरा आपको मिल जाएगा। अब इसमें जो कुछ एक प्रश्न और है उसको भी आप लिख लें। अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं? यानी अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है ये तीनों अंग्रेजी के वी अक्षर जैसे दिखते हैं। अब एक प्रश्न और है, क्यों अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को काटता है और औसत परिवर्ती लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर? तो इसका उत्तर होगा, जब तक औसत लागत घटता है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम होता है। फिर जब औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होता है। और तीसरा है कि औसत लागत और सीमांत लागत तभी बराबर हो सकते हैं जब औसत लागत स्थिर हो और उसको न्यूनतम बिंदु पर हो। तो ये आज का हो गया है।